तो सत्ता में पहले बात करेंगे आस्था पर सबसे बड़े आघात की। पूरा देश देख रहा है कि जोशीमठ कैसे कुदरत के क्रोध से कराह रहा है, कैसे विकास के नाम पर कंस्ट्रक्शन के कीड़े ने जोशीमठ की नींव को खोखला कर दिया है। लेकिन आज आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तराखंड का एक और शहर जो जोशीमठ की तरह खतरे की जद में है, एक और शहर है जहां जोशीमठ की तरह विनाश की टिक टिक शुरू हो गई है। बस इसे सुनने की जरूरत है और सरकारी लापरवाही की कहानी को समझने की भी जरूरत है। उत्तराखंड के उस शहर का नाम है नैनीताल। आंखों को सुकून देने वाली नैनी झील वाला नैनीताल, आस्था का केंद्र नैना देवी मंदिर वाला नैनीताल। सवाल यही है कि क्या नैनीताल का भी हाल जोशीमठ की तरह ही होने वाला है? बड़े बड़े भूवैज्ञानिक और जानकार कुछ ऐसा ही दावा कर रहे हैं जो हैरान करने वाला है। जैसा कि दावा है, जोशीमठ की तरह नैनीताल के नीचे की जमीन भी दरक रही है। बड़ी बड़ी चट्टानें पानी के रिसाव की वजह से कमजोर हो रही हैं। आपको नैनीताल की लेटेस्ट स्थिति भी बताते हैं। नैनीताल के कई इलाकों में भूस्खलन का दावा किया गया है। बलिया नाला की पहाड़ियों का दरकना लगातार जारी है। करीब 155 साल से बलिया नाला पर लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। नाला की वजह से नैनीताल शहर पर भी खतरा है। भूधसाव से नैनी झील के लिए भी बड़ा खतरा है। बलिया नाला का ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। पहाड़ियों पर लगातार जल रिसाव हो रहा है। नैना चोटी पर 3 साल पहले 40 फीट लंबी दरार आ गई थी। उत्तराखंड की जानकारी रखने वाले इतिहासकारों का भी दावा है कि नैनीताल में कुदरत से खिलवाड़ हो रहा है। यहां जोशीमठ जैसा खतरा लगातार मंडरा रहा है। नैनीताल में वही स्थिति है जो जोशीमठ में हो रही है। जोशीमठ में ये त्रासदी हो गई, नैनीताल में भी त्रासदी हो सकती है। और 1940 में अंग्रेजी सरकार ने ये भी कह दिया था कि 26 डिग्री से ज़्यादा बड़ा स्लोप अगर होगा, जहाँ 26 डिग्री से ज़्यादा एंगल है, वहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा। लेकिन आज वहाँ पर निर्माण हो रहे हैं। तो यहाँ ये स्थिति इसलिए होने वाली है जोशीमठ की कि यहाँ पर अवैध निर्माण बहुत हो रहे हैं। और अवैध निर्माण के साथ साथ यहाँ पर वेटलैंड्स में भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। और वेटलैंड्स में कंस्ट्रक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि वेटलैंड जो हैं वो बरसाती पानी जो बहुत ज़्यादा हो जाता है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आप ये कह सकते हैं कि नेचर का स्पंज है एक तरह से। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा भी मानते हैं कि नैनीताल में संकट बड़ा और पुराना है। इसको लेकर सरकार भी एक्टिव है। प्रॉब्लम है, काफ़ी क्रोनिक है। ये अंग्रेज़ों के टाइम से ही ये समस्या चली आ रही है भूधसाव की। तो ये एक अगर उसको नहीं हमने ट्रीट किया तो कल को वो और कटाव होके बड़ा हिस्सा नैनीताल का वो उसकी चपेट में आ सकता है। तो उसकी सपोर्ट, उसको ट्रीट करना अत्यंत आवश्यक है। अभी जब नाला बहता है तो वहाँ से नीचे से टो इरोजन होता है। तो उसके लिए हमने ये व्यवस्था किया है कि जो स्वीकृति मिली है कि सबको कंक्रीट का बनाया जाए ताकि पानी बहे तो उसे टो इरोजन ना हो। इसके अलावा ऊपर से जो डीएम नैनीताल का एक प्रस्ताव था कि हम वहाँ पे अंदर से पानी निकालें ताकि पानी वो स्लोप को ना काटे। उसके लिए हम वहाँ पर एक बोरवेल भी करेंगे ताकि अंदर से हम पानी निकालें और उससे नैनीताल का सप्लाई भी होगा। तो इस तरह से हम एक डिटेल, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड एक प्रस्ताव पे स्वीकृति मिली है जो कि 193 करोड़ की है और उस पर कार्रवाई आगे चल रही है। तो एक तरफ जोशीमठ आस्था का केंद्र है, वहीं नैनीताल प्रकृति की गोद में बैठा कुदरती खूबसूरती को समेटे सैलानियों की पसंदीदा जगह है। लेकिन नैनीताल में लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। बीच बीच में संकेत मिलते रहते हैं। कुछ रिपोर्ट्स की बात भी करें तो आईआईटी रुड़की की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक नैनीताल में मॉल रोड के ऊपर पहाड़ियों का डेंजरस पैच है जो 300 मीटर ऊंचा और 165 मीटर लंबा है। ये पैच कहीं ना कहीं जोशीमठ वाले दरार की याद दिला रहा है। हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट भी दी गई थी जिसमें कहा गया था कि नैनीताल में भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। हाईकोर्ट की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा जा चुका है कि नैनीताल में भूस्खलन के खतरे वाली पहाड़ियों पर बसे लोगों को सुरक्षित जगह भेजा जाए। जैसा कि एक्सपर्ट और इतिहासकार बात कर रहे हैं, नैनीताल संकट में है। सबसे अहम है बलिया नाला, जिसका इतिहास पुराना रहा है। यहाँ साल दर साल पहाड़ दरकते रहे हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर काल बनती रही हैं। आपको बता दें कि साल 1867 में नैनीताल में सबसे पहले भूस्खलन हुआ था जिसमें भारी तबाही हुई थी। उसके बाद साल 1889 में हुए भूस्खलन में वीरभट्टी, जोलीकोट रोड ध्वस्त हो गए थे। जानमाल का इस पर भारी नुकसान भी हुआ था। इसके बाद 17 अगस्त 1698 के भूस्खलन में यहाँ 27 लोगों की मौत हो गई थी। दर्द की दास्तां इतनी नहीं है, साल 1924 में यहाँ फिर भारी भूस्खलन हुआ था जिसमें स्थानीय महिला
और 2 पर्यटकों की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सालों से हो रहे भूस्खलन से हरिनगर समेत आसपास का पूरा इलाका खतरे की जद में है, लेकिन अब ये नगर की ओर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है। साल 2018 में जिला प्रशासन ने इसके समाधान के लिए 620 करोड़ की योजना बनाई थी। हालांकि अभी तक योजना शुरू नहीं हो पाई है। यही लापरवाही कहीं ना कहीं पहाड़ पर भारी पड़ रही है। तो जब भी नैनीताल का जिक्र होता है, 18 सितंबर 1880 की आपदा का दर्द रुला देता है। ये शायद नैनीताल के इतिहास में सबसे दर्दनाक दिनों में से एक था, जिसके बारे में लोग आज भी सोचते हैं तो कांप उठते हैं। 1880 में आए उस भूस्खलन ने नैनीताल के लोगों की दुनिया ही बदल दी। उस वक्त हिंदुस्तान पर ब्रिटिश का शासन था। आपको बता दें कि 18 सितंबर 1880 के भूस्खलन में 151 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 43 ब्रिटिश नागरिकों की भी जान गई थी। नैना देवी मंदिर भूस्खलन की वजह से वहीं दब गया था, जिसके बाद मंदिर को वर्तमान मौजूदा स्थान पर बनवाया गया। नैनी झील इस हादसे से पहले बड़ा हुआ करती थी। इतिहासकारों की माने तो उस भूस्खलन की बारीकी को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने नैनीताल की परिस्थिति को मजबूत करने के लिए बहुत सारे उपाय किए थे। अंग्रेजों ने बहुत सारे नाले बनवाए, जिससे बरसात का पानी नालों से होकर झील में चला जाए। हिल सेफ्टी को लेकर उन्होंने काफी अलग अलग कोशिशें भी की थी। तो 18 सितंबर 1880 शनिवार का वो दिन नैनीताल के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। 2 दिन तक लगातार बारिश हो रही थी। इसके बाद मल्लीताल में भूस्खलन शुरू हुआ था। भूस्खलन इतना भीषण था कि मल्लीताल में तमाम इमारतें उसकी चपेट में आकर ध्वस्त हो गई थी। आपको 2 तस्वीर हम दिखा देते हैं उस वक्त की। इसमें से जो स्थिति बनी थी 1880 में, वो नक्शा हम इन 2 तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं। एक ये तस्वीर है, यानी ये लैंडस्लाइड से पहले की जंगल की तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर जो आपको ये दिखाई दे रही है, देखिए कुछ भी नजर नहीं आता। ये जब लैंडस्लाइड हुआ था उसके बाद हर जगह चट्टानें टूट गई थी और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा था। अब जरा ये स्थिति देखिए, लैंडस्लाइड से पहले नैनीताल में किस तरीके से हरियाली नजर आ रही है, पेड़ नजर आ रहे हैं, और उसके बाद लैंडस्लाइड के बाद उस जगह मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। तो नैनीताल में कई जिंदगियों के लिए खतरे का अलार्म बजने लगा है। हम कोई डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आगाह कर रहे हैं। जोशीमठ में जिंदगी के साथ आस्था भी खतरे में है। उधर जोशीमठ का नरसिंह मंदिर, जिसे भगवान बद्री विशाल का दूसरा घर कहा जाता है, वहां भी अब हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड विनाश के नए निशान दिखने लगे हैं। नरसिंह मंदिर की जमीन से सीढ़ियों तक कई दरारें देखी गई हैं। कई हिस्सों में जमीन धंस गई है, जहां बद्री विशाल सर्दियों में विराजमान रहते हैं। वो मंदिर अब इस बहुत बड़ी आपदा की जद में आ चुका है। डराने वाली बात यह है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने जोशीमठ के साथ नरसिंह मंदिर को लेकर जो रिपोर्ट और तस्वीरें जारी की हैं, उसने पूरे देश को और भी ज्यादा परेशान कर दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जोशीमठ बहुत तेजी से धंस रहा है, और अब बड़ा खतरा नरसिंह मंदिर के साथ सेना के हेलीपैड पर भी है। नरसिंह मंदिर से आप 120 सेकंड की एक न्यूज रील देखिए और समझिए कैसे जोशीमठ में विनाश का दायरा बढ़ता जा रहा है और आस्था की दहलीज तक ये जा पहुंचा है। जोशीमठ एक बहुत बड़ी त्रासदी का शिकार हो गई है, और जोशीमठ जब इस त्रासदी का शिकार हुई है तो इसमें बाबा बद्री विशाल और भगवान नरसिंह का एक मंदिर है जो बहुत ही विख्यात है। और मान्यता ऐसी है कि भगवान बद्री विशाल, भगवान बद्री नारायण 6 महीने शीतकालीन वक्त में इसी मंदिर में विश्राम करते हैं। उनकी डोली यहीं पर रहती है। इसरो की जो नई रिपोर्ट आई है, जो सैटेलाइट इमेज जारी की गई है, उसके मुताबिक 2 जगहों पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट है। वो जगह है जिस मंदिर परिसर में हम खड़े हैं, भगवान नरसिंह का मंदिर, और इसके अलावा आर्मी का वो बेस जहां पर हेलीपैड्स बने हुए हैं। अब जो त्रासदी आई है, जो भूधसाव हो रहा है, धरती फट रही है, मकानों में दरारें आ रही हैं, नींव 2 पाट हो जा रहे हैं, खेतों से लेकर तमाम जगह दरारें देखने को मिल रही हैं, धरती के अंदर बड़े बड़े छेद हो जा रहे हैं। उसका इंपैक्ट नरसिंह मंदिर पर भी नजर आया है। तो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर देखिए, ये दरारें यहां से लेकर यहां तक आपको दरारें नजर आएंगी। ये इंपैक्ट है। हालांकि ये पहले की जो मंदिर प्रशासन है ये कह रहा है कि 1-2 साल से लगातार धीरे धीरे करके दरारें बढ़ रही हैं, और मंदिर के फर्श पर भी इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा।
से यहाँ पर ये इलाका मंदिर का फर्श धंस गया है और कुछ और दीवारें हैं, उसको भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी दरारें देखी गई हैं जो पिछले कई महीनों से धीरे धीरे बढ़ रही हैं। इसरो की जो नई रिपोर्ट है उसके मुताबिक अप्रैल से लेकर नवंबर तक लगभग 7 महीनों में 9 इंच तक भूधसाव की घटना पूरे जोशीमठ में देखने को मिली है और उसका इंपैक्ट हर इलाके में देखने को मिल रहा है। मतलब 27 दिसंबर से लेकर 5 नवंबर तक 7 से 9 दिनों में लगभग 5 सेंटीमीटर धरती धंस गई है। इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सरकार से लेकर शासन प्रशासन तक, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक के हाथ पांव फूल गए हैं कि देवभूमि जोशीमठ उत्तराखंड को किसकी नजर लग गई। और अब आप वो जो इसरो के वैज्ञानिक जो सैटेलाइट इमेज कह रही है उसका इंपैक्ट यहां पर आपको नजर आएगा। यहां आप देखेंगे भूधसाव की वजह से जो टाइल्स लगी हुई हैं वो जगह जगह पर धंस गई है, धरती धंस गई है, जबकि ये पुराना कंस्ट्रक्शन है। जगह जगह आप देखते जाएंगे, जहां जहां कैमरा जाएगा वहां भूधसाव के इंपैक्ट आपको नरसिंह मंदिर के अंदर भी नजर आएंगे। तो इस वक्त पूरा देश जोशीमठ के लिए दुआ कर रहा है। हर किसी की जुबान पर यही शब्द है, हे भगवान जोशीमठ को बचा लो। जो शहर सरकारी सिस्टम की नाकामी की बड़ी कीमत चुका रहा है, उस शहर को बचाने के लिए अब सरकार भी भगवान की शरण में पहुंची है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल उसी नरसिंह मंदिर गए जहां अब खतरे के सायरन को आसानी से सुना जा सकता है, उसके सबूत देखे जा सकते हैं। आपको हम ये भी बताते हैं कि नरसिंह मंदिर भगवान बद्री विशाल के लिए क्यों अहम है। 1200 साल पहले पुराना नरसिंह मंदिर आस्था का एक प्रमुख स्थान रहा है। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद भगवान बद्री विशाल इसी नरसिंह मंदिर में रहते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की शीतकालीन गद्दी की पूजा की जाती है। श्रद्धालु नरसिंह देव मंदिर में भगवान विष्णु के शांत स्वरूप के दर्शन करते हैं। इस नरसिंह देव मंदिर की स्थापना भगवान आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी, लेकिन करोड़ों लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र बन चुके इस मंदिर पर अब बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब जब जमीन के दरकने से दरारें नरसिंह मंदिर तक जा पहुंची हैं, तो हर कोई उस कहानी की बात कर रहा है जिसमें एक बहुत डराने वाला दावा किया गया है। इसलिए आज उस कहानी को भी सुनना बेहद जरूरी है। दरअसल भगवान नरसिंह की प्रतिमा के एक हाथ की भुजा पतली बताई जाती है और दावा यह है कि लगातार ये पतली होती जा रही है। इसी पर केदारखंड के संत सनत कुमार ने दावा किया था कि एक दिन भगवान नरसिंह का हाथ टूटकर गिर जाएगा। जिस दिन भगवान नरसिंह का हाथ टूटने की घटना होगी, उस दिन जय और विजय नाम के पहाड़ आपस में मिल जाएंगे और उसके बाद भगवान बद्री विशाल के दर्शन नहीं हो पाएंगे और तब बद्रीनाथ के दर्शन तपोवन में भविष्य बद्री मंदिर में होंगे। अब आज जोशीमठ के लोगों की जुबान पर इसी कहानी की बहुत ज्यादा चर्चा है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नरसिंह मंदिर तक दरारों के पहुंचने के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। हमने इस मुद्दे पर भगवान नरसिंह मंदिर के मुख्य पुजारी संजय डिमरी से बात की, तो उन्होंने जो कुछ बताया वो चौंकाने वाला है। यहाँ पे जो नरसिंह भगवान का जो विग्रह है वो शालिग्राम शिला पर ही बनी हुई है। इनकी विशेषता है, इनकी जो बाएं हाथ की कलाई है अभी बिल्कुल बहुत ही पतली हो गई है और सनत कुमार संहिता पुस्तक के अनुसार उल्लेख आता है कि जिस दिन ये हाथ खंडित हो जाएगा तो बद्रीनाथ जी अपना स्थान छोड़ करके यहाँ से 22 किलोमीटर पे भविष्य बद्री नाम का स्थान है, वहाँ पे बद्री विशाल की प्रतिमा निकल रही है और काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर वहाँ पे दर्शन देंगे, ऐसी धारणा है। और मान्यता ये भी है कि जो आप सामने पे एक पहाड़ है हमारा हाथी पर्वत बोलते हैं, इसको जय विजय नाम से ही बोलते हैं और पटमिला नाम से बोलते हैं। पटमिला यानी चिपक जाना। तो जैसे ही हाथ पतला होता जा रहा है तो ये पर्वत भी आपस में मिलते जा रहे हैं और भविष्य बद्री में बद्री विशाल की प्रतिमा बनती जा रही है, जो कि आज बहुत ही बड़ी काफ़ी बड़ा प्रतिमा जो है बहुत बड़ा आकार ले गया। आज हम आपको नरसिंह मंदिर से जुड़ी एक और दिलचस्प मान्यता भी बताते हैं। कहा जाता है कि नरसिंह मंदिर के दर्शन किए बिना भगवान बद्री विशाल के दर्शन अधूरे हैं। मान्यता है कि प्रहलाद के आह्वान पर भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धारण किया और ये रूप आधा इंसान और आधा शेर का था। माना जाता है कि राक्षस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। कहा जाता है कि इसके बाद कई दिनों तक भगवान नरसिंह बेहद क्रोधित अवस्था में रौद्र रूप धारण करके रहे। भगवान के रौद्र रूप से सृष्टि को खतरा पैदा हो गया। माँ लक्ष्मी ने प्रहलाद को ही उन्हें शांत करने की जिम्मेदारी सौंपी।
माना जाता है कि प्रहलाद के कई दिनों तक भगवान विष्णु का जाप करने पर वो शांत हुए। उसके बाद नरसिंह शांत स्वरूप में जोशीमठ में स्थापित हो गए। इसी नरसिंह मंदिर में भगवान बद्री विशाल 6 महीने के लिए बद्रीनाथ धाम छोड़कर शीतकालीन प्रवास करते हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड में जोशीमठ क्षेत्र का जिक्र भी है। आस्था का यही केंद्र अब कुदरत के क्रोध की वजह से खतरे के साए में। करोड़ों हिंदुओं के लिए अच्छी खबर अयोध्या से है, जहां लंबे इंतजार के बाद राम भक्तों की मनोकामना कुछ ही महीनों में पूरी होने वाली है। अयोध्या में 5 अगस्त 2020 में शुरू हुए श्री राम मंदिर का निर्माण जनवरी 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक श्री राम मंदिर का पहला तल पूरा हो जाएगा, जिसके 2 महीने बाद यानी जनवरी में श्री राम मंदिर में भक्त रामलला के दर्शन और पूजा कर पाएंगे। श्री राम मंदिर का निर्माण फुल स्पीड में चल रहा है और इसे 3 चरणों में बांटा गया है। पहले चरण में रामलला का मुख्य मंडप तैयार किया जाएगा, जिसका 70% काम पूरा हो चुका है। सिर्फ 30% काम बचा है। इसी साल अगस्त में मंदिर निर्माण का पहला चरण पूरा हो जाएगा। जनवरी में भक्त मुख्य मंडप में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। दूसरा चरण दिसंबर 2024 में पूरा होगा और 2025 तक तीसरे चरण का काम खत्म होगा और राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार हो चुका होगा। तो 2025 तक का प्लान तैयार है और आज की तारीख में यहां बहुत तेज गति से काम हो रहा है। मंदिर निर्माण पर TV9 रिपोर्टर कुमार कुंदन ने एक एक्सक्लूसिव जानकारी भेजी है। इस आधार पर हमने आपके लिए 180 सेकंड की एक रील तैयार की है, इसको जरूर देखिए। मैं राम जन्मभूमि अयोध्या के मुख्य द्वार पे खड़ा हूँ। ये वो द्वार है जिसे सिंह द्वार भी कहते हैं। हमारे ठीक सामने में पूरा मंदिर का पिछला हिस्सा है और मैं चूंकि अगले हिस्से पे खड़ा हूँ और मेरे ठीक दूसरी तरफ की अगर बात करें तो ये मंदिर का मुख्य द्वार होने जा रहा है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। TV9 भारतवर्ष आपको मंदिर के टॉप एंगल व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा है और यह बताने की कोशिश कर रहा है कि धरातल से जब 70 फीट ऊपर ये नींव तैयार की गई है, उसके बाद की तस्वीर कैसी दिखती है। ये जो पूरा इलाका है ये परिक्रमा मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस मंदिर में तकरीबन 1 किलोमीटर का लंबा एक परिक्रमा मार्ग बनाया गया है चारों तरफ और उसके हमारे ठीक दूसरी तरफ वहाँ पे सरयू किनारा भी है। तो ये जो पूरा परिक्रमा मार्ग है, इस परिक्रमा मार्ग के माध्यम से भी लोग चाहें तो मंदिर की परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा करने के बाद फिर ऊपर आएंगे। ये जो पहला तल है, ये क्या फिर कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर भी आप कह सकते हैं, इस जगह पे गर्भगृह बनाया गया है। ये जो ऊपर आप झंडा देख रहे हैं, ये वो झंडा है जिस झंडे के नीचे बाकायदा भगवान राम की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी और इसको लोग देख पाएंगे। इस जगह को बनाने से पहले ये देखा गया कि यहाँ पे पिछले दिनों में क्या क्या हुआ है। मतलब जब यहाँ पे सर्वे किया गया तो पता चला कि पास में सरयू नदी है, उसकी वजह से 4 बार इस मंदिर पे टूट फूट हुई और तमाम तरह की चीजें हुई, जिसकी वजह से ये परेशानी आई। अब जाके इस मंदिर की आधारशिला कुछ इस तरीके से तैयार की गई है जिसकी वजह से अगले 1000 साल तक कुछ भी हो जाए मंदिर का बाल बांका नहीं हो सकता। इस जगह पे जो भी मटेरियल लगाया जा रहा है वो ऐसे मटेरियल है जिनकी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है। मसलन अगर हम ग्रेनाइट पत्थरों की बात करें या हम ईंट की भी बात करते हैं तो आप देखिए हर ईंट पे यहाँ पे श्री राम लिखा हुआ है और ये जो ईंट है खास करके चंडीगढ़ से बन के आई है। और क्या खासियत है इस ईंट की, जरा एक बार बताएं। इस ईंट का एक तो डेंसिटी ज़्यादा है, जो नॉर्मल ब्रिक्स होती है उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा है। एक ऐसा राम मंदिर बने जिसमें एक बार में तकरीबन 25 से 50 हज़ार लोग किसी एक पॉइंट पर हों और वहां से फिर दर्शन किया जा सके। पूरे मंदिर परिसर की अगर हम बात करें तो उसके बनने में वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल इस साल के अंत तक इस पूरे परिसर में ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो जाएगा और वहां पे मूर्ति का प्रतिष्ठापन हो जाएगा और अगले साल के शुरू से लोग भगवान रामलला के यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। तो राम मंदिर निर्माण का मुख्य फोकस अभी गर्भगृह पर है, जिसकी दीवार तैयार हो रही है। अक्टूबर तक बीम, पिलर और छत का काम पूरा हो जाएगा। गर्भगृह के लिए 6 खंभों का निर्माण शुरू हो चुका है। ये मकराना के मार्बल से बनाए जाते हैं और इंजीनियर्स का दावा है कि मकराना के मार्बल से तैयार ये पिलर्स कई हज़ार साल तक ऐसे ही रहेंगे। इन सारे कामों करने के लिए दिन रात सैकड़ों कामगार काम पर लगे हुए हैं।
अगर राम मंदिर के मुख्य भवन की बात करें तो ये 57,400 स्क्वायर फीट का है। इसमें पहले फ्लोर पर गर्भगृह समेत 5 मंडप होंगे। दूसरे फ्लोर में भगवान राम का दरबार होगा। चबूतरा 3,500 वर्ग मीटर का बनाया जा रहा है। राम मंदिर में कुल 336 स्तंभ हैं। मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है और भक्तों की परिक्रमा के लिए बनाए जा रहे परिक्रमा कॉरिडोर की चौड़ाई 14 फीट है। अब यह तय किया जा रहा है कि राम मंदिर के मुख्य मंडप में रामलला का स्वरूप क्या होगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने आज मीडिया को बताया कि सनातन धर्म के विद्वान चाहते हैं कि रामलला का स्वरूप 5 वर्ष से 7 वर्ष के बीच के बालक का हो, वो खड़े होने वाली मुद्रा में हो और रामलला की मूर्ति 5.5 फीट की हो। सुनिए राम मंदिर निर्माण पर उन्होंने और क्या क्या जानकारी दी। विद्वानों का ये विचार है कि रामलला की मूर्ति खड़ी होनी चाहिए। ये विद्वानों का विचार है। इस विचार के पीछे उनके कुछ तर्क हैं। तो मूर्ति शास्त्र के ज्ञाता लोग कहते हैं कि गर्भगृह में भगवान का विग्रह खड़ा होना चाहिए। क्या कर रहे हो यार? खड़ा विग्रह बाल सुलभ कोमलता के साथ खड़ा विग्रह लगभग 5.5 फीट का होगा। भगवान राम के रामलला वाले स्वरूप के अलावा मंदिर की दीवारों पर भगवान राम की 7,000 मूर्तियां बनेंगी, जिसके लिए मूर्तिकारों को ढूंढा जा रहा है। इतना ही नहीं, राम मंदिर में भगवान राम से जुड़े करीब 100 प्रसंगों और कहानियों को भी पत्थरों पर उकेरा जाएगा, जिनसे करोड़ों भक्त प्रेरणा लेंगे। तो एक और भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, दूसरी ओर भगवान पर रचित रामचरितमानस के अंदर विवाद ढूंढने की पूरी कोशिशें हो रही है। बिहार के जिन शिक्षा मंत्री को वहां की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मशहूर होना चाहिए था, वो रामचरितमानस विवाद खड़ा करने के लिए मशहूर हो गए हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बिहार के शिक्षा मंत्री के पटना कार्यालय की है। वैसे तो यहाँ पर छात्रों का भविष्य बेहतर कैसा हो, पेपर लीक होने की घटना कैसे रुके, यूनिवर्सिटी के लेट सेशन को कैसे ऑन टाइम किया जाए और शिक्षकों की कमी को कैसे दूर किया जाए, इस पर मंथन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ कर्मचारी रामचरितमानस में विवाद ढूंढने में लगे हुए हैं। कल जब TV9 रिपोर्टर रुपेश कुमार बिहार की राजधानी पटना में शिक्षा विभाग के कार्यालय पहुंचे तो हैरान रह गए। यहाँ बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर नहीं, रामचरितमानस पर चिंतन हो रहा था। यहाँ शिक्षा मंत्री और कार्यालय में मौजूद लोग पेपर और हाइलाइटर लेकर रामचरितमानस पर गूगल कर रहे थे। बाकायदा नोट तैयार किए जा रहे थे। पेपर पर रामचरितमानस की चौपाइयों को हाईलाइट किया जा रहा था। एक्सरसाइज का नतीजा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने बयान पर कायम हैं और हर गुजरते दिन के साथ विवादित बयान देकर लोगों की धार्मिक आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। TV9 रिपोर्टर रुपेश कुमार ने उनसे पूछा कि रामचरितमानस में जो अच्छी बातें हैं वो आप क्यों नहीं बताते, क्या इसके पीछे कोई राजनीति है? सुनिए इस पर उन्होंने क्या कहा। रामचरितमानस में कितने दोहे हैं? हजारों दोहे हैं, उनकी कभी व्याख्या आपने की? अरे भैया, जो अपमानजनक है, इस देश में 90% लोगों को समाज से काटता है, अपमान में जीने के लिए विवश करता है, उसी को रेखांकित किया हूं। अच्छा को क्यों करूं? अच्छा तो अच्छा है। क्या हासिल होगा इससे? चूंकि 16वीं शताब्दी में लिखी गई और उसके ये 8 दोहों को आज सामने ला करके, और आज सिर्फ कोई नेता नहीं बल्कि आम जो हिंदू हैं जिनकी आस्था राम में है और राम की कथा में है, उनकी भी कहीं ना कहीं भावनाएं आहत हुई हैं। मैं पूजा करता हूं, मगर उस प्रभु श्री राम की पूजा करता हूं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं। उस भगवान कृष्ण की पूजा करता हूं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। सुप्पन भगत के बेटा को मंदिर में जाने से जो रोकता है, वो किसी भी प्रयास का खिलाफ उस राम और इस राम कौन से हैं? राम तो एक ही हैं, उनके कैरेक्टर अलग अलग हैं। वो जय श्री राम वाले हैं, हम लोग हे राम वाले हैं। जय श्री राम नफरत पैदा करता है, हे राम मोहब्बत पैदा। यही बात प्रदेश अध्यक्ष ने आपकी कही थी, मतलब कि ये एक एजेंडा है, ये कोई एजेंडा है। क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना शुरू होती है, उसी बीच हे राम जय श्री राम और नहीं राम जन्मभूमि पे सवाल, फिर रामचरितमानस पे सवाल। प्रभु श्रीमान सुनिए, ये आपकी समझ हो सकती है। प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर भले ही सीएम नीतीश कुमार ने कल कुछ नहीं बोला था, लेकिन आज उनकी पार्टी नए तेवर में दिखी। जेडीयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि रामचरितमानस के बारे में शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि जिस शिक्षा मंत्री को लोगों को जागरूक करना चाहिए वो भ्रम फैला रहे हैं।
सुनिए अशोक चौधरी ने आज क्या क्या कहा। अगर इस तरह से आप रामचरितमानस की चौपाई को लोगों के बीच में रखिएगा और आप प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं रखिएगा, तो लोगों में जो नौजवान लोग हैं उनमें भ्रम पैदा होगा कि ये रामचरितमानस सही नहीं है। हम तो कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि हम साथ में मिलकर के रहें, साथ में मिलकर के जाएं। तो इस तरह की भाषा और इस तरह की बात को, बयानबाजी को बंद करना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे, नहीं माफी नहीं मांगेंगे वो अलग बात है, क्योंकि आरजेडी ने तो अब के जो प्रवक्ता उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि ये उनका निजी मामला है। तो अब निजी मामले में, लेकिन हम तो उनका निजी मामले को भी कंटेम्प्ट करते हैं। तो नीतीश कुमार के मंत्री भले शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को परहेज करने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी यानी प्रोफेसर चंद्रशेखर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से अपने मंत्री के साथ है। बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने आज कहा कि रामचरितमानस पर जो विवाद है उसमें पूरी पार्टी प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ है। हमारे चंद्रशेखर भाई भी यहाँ हैं और जो राह समाजवादियों ने हमें बताई है उस पर आज भी चलने का एक काम कर रहे हैं। एक लाइन में मैं ज़रूर कहूँगा कि आश्वस्त रहिए चंद्रशेखर जी, पूरी राष्ट्रीय जनता दल आपके कथन के साथ और कमंडलवादियों से लड़ने के लिए हम सभी समाजवादी तैयार हैं। आगे लड़ाई होगी, उसको लड़ा जाएगा। दरअसल प्रोफेसर चंद्रशेखर अपने प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पद चिन्हों पर ही चल रहे हैं। कुछ ही दिन पहले जगदानंद सिंह ने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर नफरत की जमीन पर बन रहा है, वो जय श्री राम नहीं हे राम वाले लोग हैं। यही बात प्रोफेसर चंद्रशेखर भी कह रहे हैं। उनका कहना है कि वो जय श्री राम नहीं हे राम मानते हैं। प्रोफेसर चंद्रशेखर और जगदानंद सिंह की बात से आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी भी इत्तेफाक रखते हैं। आज दोनों नेताओं के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने जगदानंद सिंह की बात में सहमति जताई। हम जो है इस बयान से इत्तेफाक इस मामले में रखते हैं जो इन्होंने जगता भाई ने कहा कि इसमें हीरा मोती भी है, कूड़ा कचरा भी है, लेकिन ये भी कहा उन्होंने कि कूड़ा कचरा बहारने के चक्कर में हम लोग हीरा मोती नहीं बहारते। भले ही शिवानंद तिवारी दोनों नेताओं के बयान से सहमत हों, लेकिन उन्होंने ये भी साफ किया कि पार्टी के अंदर इस पर चर्चा नहीं हुई है। जेडीयू अपनी ही सरकार के शिक्षा मंत्री की क्लास लगा रही है। आरजेडी में प्रोफेसर चंद्रशेखर की वजह से घमासान मचा हुआ है, तो विश्व हिंदू परिषद सड़क पर प्रदर्शन कर रही है। पटना में शिक्षा मंत्री के खिलाफ आज प्रदर्शन हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर चंद्रशेखर का पुतला जलाया। बीजेपी प्रोफेसर चंद्रशेखर और जगदानंद को बीमार बता रही है, कह रही है इनका इलाज होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मानसिक स्थिति खराब हो चुका है शिक्षा मंत्री जी का। शिक्षा मंत्री जी के इलाज के लिए राष्ट्रीय जनता दल को खर्चा करना चाहिए, अब नहीं करेगी, तो मैं अपने जेब से खर्चा करने के लिए तैयार हूं। उनका इलाज मुख्यमंत्री जी कराइए। और आपको ये अधिकार संविधान ने दिया है कि यदि कोई किसी की मानसिक स्थिति खराब हो तो उनको मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त कीजिए। इस खबर में हमारा नजरिया 9 है कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बेवजह किसी भी धर्म के बारे में किसी तरीके की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए।